नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी का प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है और ये प्रचार तेज भी होता जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैली की है। रोहतक में सीएम धामी ने ताबड़तोड़ रैली की है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोटों की अपील करते नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। जनसभा में सीएम धामी ने जीत का दावा किया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहना है सीएम धामी का। डबल इंजन की सरकार मतलब विकास। जम्मू कश्मीर के साथ ही बीजेपी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरियाणा विधानसभा के चुनावों में भी मोर्चे पर उतारा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास और समृद्धि की निष्पक्षता की गारंटी देती है। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस परिवार है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में पूरे हरियाणा को फिर से जकड़ना चाहता है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबों को भरने का काम किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। 10 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किए, हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए किए। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अनेक योजनाओं के जरिए गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। अगर हम सड़कों की बात करें तो 2014 से पहले जब लोग पूछते हैं कि 10 सालों में हरियाणा किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ा, तो भाइयों बहनों तो याद आता है कि हरियाणा के अंदर सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, हवाई अड्डे हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर पेयजल की जो बड़ी समस्या होती थी, उन पेयजल की बड़ी समस्याओं में भी अभूतपूर्व रूप से हरियाणा के अंदर काम हुआ है। तो हरियाणा के रण में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 5 ब्रांड स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री धामी। हरियाणा में पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। रोहतक की अगर बात करें तो जनसभा को सीएम धामी ने संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते धामी नजर आए हैं। डबल इंजन सरकार ने हरियाणा की प्रगति और विकास के काम किए, ये कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। पिछले 10 सालों का जिक्र किया और बताया कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। हरियाणा सरकार ने जनता के लिए कई योजनाएं लाई, गरीबों, किसानों और मजदूर वर्ग को मजबूत करने का काम किया। बीजेपी की सरकार मतलब गरीबों की सरकार। सीएम धामी ने कहा, बीजेपी के राज्य में गरीबों को हक मिला। हरियाणा में 90 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा करते भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते नजर आए हैं। तो अगली जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता देते हैं, हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा से बड़ी खबर है, बनकर तैयार हुआ है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों को मंजूरी मिल गई है। आसपास के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा अब दूर। हरियाणा के लोगों को लाभ मिल सकेगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी और नड्डा का आभार भी इस बीच जताया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 100 मेडिकल सीट आवंटित की गई है। जल्द ही हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार भी व्यक्त किया।
केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है और अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, दाखिले के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। अगले 2-3 महीनों में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार ज़िले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है हरिद्वार को, बड़ी बात है। हरिद्वार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हरिद्वार में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 100 एमबीबीएस सीटों को आवंटित किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। क्योंकि अभी तक अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बाद हरिद्वार में भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य में डॉक्टरों की बहुत कमी देखी जाती है, जिसके बाद कई लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में हरिद्वार वासियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ साथ जो हरिद्वार के रहने वाले लोग होंगे वो भी यहाँ पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा लाभ भी उनको यहाँ मिलने वाला है। जी पूजा, बिल्कुल बड़ा लाभ इस दौरान मिलने वाला है संजय। लेकिन इस बीच देखिए, टीचिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है, हायरिंग की प्रक्रिया के आगाज की बात की जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज में जो भर्तियां होती हैं उसमें पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती और कई बार इरेगुलेशंस भी देखने को मिलती हैं। तो उससे निजात पाने के लिए एग्जैक्टली किस तरीके का फ्लो अपनाया जा रहा है? देखिए, 3 अक्टूबर से यहाँ जो 100 बच्चे होंगे उनके एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन होगा। और हरिद्वार जिले को एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो हरिद्वार के रहने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अन्य राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देखिए, हल्द्वानी की बात की जाए, देहरादून या अल्मोड़ा, श्रीनगर, वहां पर जाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जो हरिद्वार के रहने वाले बच्चे होंगे वो यहीं से एमबीबीएस अपना पूरा कर सकेंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि सबसे नजदीक उनका एक कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर वो पढ़ाई कर सके। ऐसे में हरिद्वार में वाकई काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी सौगात के तौर पर यहाँ देखा गया है और कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस महीने से 100 सीटों के लिए एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा दोनों का ही धन्यवाद किया है इस पूरे मामले को लेकर के। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ अहम जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति के बाद इसी महीने से एडमिशंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले लिए जाएंगे। 100 सीटों में से 85 सीट राज्य के लिए आरक्षित की गई है, यानी कि जो 85 स्टूडेंट हैं वो राज्य के ही इन सीटों पर अधिकृत होंगे एडमिशन पाने के लिए। इसके अलावा अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। अगले 2 से 3 महीनों में व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि सत्र शुरू होने से पहले आवश्यक फैकल्टी की सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। धामी सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचे को पूरा कर लिया जाएगा। ओपीडी और जो अन्य चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी इस बीच हासिल करी है। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मेडिकल कॉलेज के बाद मिलने वाली है।
तो देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल की तैयारी, दिसंबर में इनोवेशन फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है। पोस्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में वन मंत्री ने शिरकत की है। वन मंत्री ने आयोजकों का मनोबल बढ़ाया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने इसकी सराहना की है। इनोवेशन फेस्टिवल कराए जाने की सराहना करते हुए नजर आए हैं। नए नए इनोवेशन के जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने स्वामी राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी की ओर से दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले इनोवेशन फेस्टिवल की सराहना की है। उन्होंने कहा, इस समय इनोवेशन की ही जरूरत है। नए नए इनोवेशंस के जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके लिए कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, आज के युग में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ओला, उबर जैसे कई उदाहरण हैं जो नए नए इनोवेशंस के जरिए ही सामने आए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा ने इसके लिए पोस्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी और आयोजकों का मनोबल भी बढ़ाया है। तो देखिए, 4 अहम बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिसंबर में इनोवेशन फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, यानी कि आगाज हो रहा है। पोस्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में वन मंत्री ने शिरकत करी है। वन मंत्री ने आयोजकों का इस दौरान मनोबल भी बढ़ाया है। इनोवेशन फेस्टिवल कराए जाने की सराहना करते हुए नजर आए। जो विश्वविद्यालय है लक्ष्य सोसाइटी दोनों के तत्वावधान उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल 2024 का वो लोग आयोजन कर रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आज का जमाने में इनोवेशन की ही के लिए ही जगह है। जितने इनोवेटिव आइडियाज के साथ इनोवेटर आगे आएंगे उतना संभावनाएं आगे बढ़ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल जिसमें 10 सेक्शन इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि आज चाहे वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन का हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का प्रश्न हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्रश्न हो, तमाम तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने आगे बढ़ सकते हैं। नैनीताल के डीएम ने निराश्रित गौवंश पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी को शिकायत मिली थी कि जिन गौवंशों को नगर निगम टैगिंग करके गौशाला भेज रहा है उनको फिर गौशाला से बाहर भेज दिया जा रहा है। इसकी शिकायतें संज्ञान में आने के बाद से जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित गौशाला का समिति ने निरीक्षण भी किया और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद अब समिति हर 15 दिन में गौशाला जाकर गायों का सत्यापन भी करती है। निराश्रित गौवंश को देखते हुए रामनगर में गौशाला निर्माणाधीन है, जबकि हल्द्वानी गंगापुर कबड़वाल गांव में 300 गायों की क्षमता वाली गौशाला का काम 50% पूरा हो चुका है। निराश्रित गौवंश की जानकारी मिलने पर नगर निगम को सूचना दी जा सकती है, जो गौवंश को गौशाला भेजने का काम करेगी। मामला मेरी नॉलेज में आया था, बैल पड़ाव से भी आया था और हल्दूचौड़ से भी आया था, दोनों जगह से, कि जो नगर निगम गाय भेज रहा है टैगिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके, उनको वापस बाहर छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद इन दोनों गौशालाओं का निरीक्षण विभाग की जो टीम है, जिला स्तरीय समिति बनी हुई है, उनके द्वारा किया गया था। और जितने भी गाय नगर निकायों के द्वारा वहां भेजे गए हैं उनकी, क्योंकि सूची भी नगर निकायों के पास है उनकी टैगिंग की, उनका सबका वेरिफिकेशन किया गया था। इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद जो गौशाला संचालक हैं उनको विभागीय समिति ने चेतावनी भी जारी करी। उसमें बैलपड़ाव गौशाला की ओर से कुछ तर्क भी दिए गए थे कि ये क्योंकि जंगल है उधर, वहाँ तार बाड़ का अभाव है, कई बार उसको जो है चारदीवारी का अभाव है, अपने आप गाय चली जाती हैं। तो इस तरह के तर्क को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मान्य नहीं पाया था और जो कठोर चेतावनी है संबंधित संचालक को वो जारी करी गई थी। रुड़की के डीएवी इंटर कॉलेज में इनर व्हील क्लब और मेदांता हॉस्पिटल के सौजन्य से एक जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। मेदांता हॉस्पिटल के स्पेशलाइज्ड ट्रेनर ने छात्रों को विस्तार से सीपीआर के बारे में जानकारी दी है और बताया कि किस तरह से हम किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी का जीवन बचा सकते हैं। इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमा भार्गव ने कहा, हमारे निवेदन पर मेदांता हॉस्पिटल की टीम यहां पर आई और छात्रों को बेसिक लाइफ सपोर्ट को लेकर
एक तरह की ट्रेनिंग दी गई है जो भविष्य में किसी के काम जरूर आएगी। जरूरत इसलिए है कि बच्चे लोगों बड़े एक्टिव होते हैं, उनके अंदर जोश होता है और वो लोग मदद से घबराते नहीं हैं, चाहे किसी भी तरह की मदद हो। और ये एक ऐसी सपोर्ट है जिसमें कि हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। और मान लीजिए समाज में एक की भी अगर जान बचा ली तो समझ लो इन बच्चों ने हमारी जो शिक्षा आज हम उनको BLS के ऊपर दे रहे हैं वो बहुत तरह की कामयाब शिक्षा होगी और कामयाब ट्रेनिंग होगी। और जबकि हम एक किसी बिल्कुल ट्रेंड आदमी से जो कि मैदानता हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग का काम करते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी के जरिए ब्राह्मण समाज समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को आरक्षण संबंधित दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है। समिति के सदस्यों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश के समावेशी विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना है कि ये निर्णय उन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक संगठन के लोग आए थे। इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है 1/8/2024 का, उसको शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। मेरे द्वारा शीघ्र ही ये ज्ञापन उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये हमने जो ज्ञापन दिया है ये आरक्षण संबंधित जो अभी वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है DM साहब के माध्यम से कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको जो है तुरंत जो है सरकार उसको लागू करे। क्योंकि अभी इस समय क्या स्थिति हो रखी है, ना तो सत्ता पक्ष इस विषय पे कोई संज्ञान ले रहा है ना विपक्ष कोई संज्ञान ले रहा है। सरकारें तो ऐसी हो गई हैं बिल्कुल इस बात विषय पे आकर के कि बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं करना है किसी ने, जिसमें कि ये जो वर्डिक्ट है और जो ये निर्णय है इसके अंदर जो क्रीमी लेयर वाला जो उन्होंने दिया है, तो क्रीमी लेयर वाले में वो इतना लाभकारी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो हर जनमानस के लिए बहुत अच्छा निर्णय है वो। तो उसको हमारे गवर्नमेंट को हमने यही दिया है, राष्ट्रपति महोदय जी से हमने यही निवेदन किया है कि आदेशित करें सरकार को कि जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको जो है निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जा सके। हरिद्वार में गंगा संरक्षण समिति की 53वीं बैठक हुई। अतिक्रमण हटाने और गंगा स्वच्छता पर चर्चा भी इस दौरान देखने को मिली है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समिति की बैठक हुई है। गंगा किनारे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा के संरक्षण के लिए समिति सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण समिति की 53वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गंगा की स्वच्छता और तटों पर हो रहे अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा किनारे कुछ अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं, साथ ही कुछ नाले अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे गंगा प्रदूषण का खतरा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा में किसी भी तरह का अपशिष्ट ना जाने पाए, इसके लिए नालों पर जाल लगाने और मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा के किनारे अतिक्रमण को चिन्हित करके तत्काल हटाया जाए। आपको बताते चले कि बैठक से पहले जिलाधिकारी को रामेश्वर गौड़ की ओर से चंदन का पौधा भेंट किया गया। गंगा के संरक्षण के लिए समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और सभी ने मिलकर गंगा को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। गंगा संरक्षण समिति की आज बैठक हुई है और इसमें विभिन्न बिंदु जो है चर्चा में आए हैं। विभिन्न NGOs और बाकी जो मेंबर्स थे सभी लोग उपस्थित थे और जो गंगा में कुछ एक सूचनाएं मिली हैं कि उनके बेल्ट में कुछ अतिक्रमण हुआ है और कुछ नाले जो है अभी भी जो है ट्रैप्ड नहीं है अच्छी प्रकार से, ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो उन सभी पर निर्देश दिए गए हैं कि गंगा में किसी भी प्रकार का जो है अवशिष्ट नहीं जाना चाहिए, गंदा पानी किसी भी प्रकार का नहीं जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता है, जैसे कहीं पे कोई कूड़ा डाल रहा है गंगा में तो वहाँ जाल लगाने की आवश्यकता है, या कोई मूर्तियों का विसर्जन कर रहा है तो वहाँ पे भी बोर्ड लगाने की आवश्यकता है। तो किसी प्रकार का जो है ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे गंगा प्रदूषित हो।
उत्तराखंड पुलिस ने सेमिनार आयोजित किया है। आपको बता दें, देहरादून पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन हुआ। साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने पर दिया गया है जोर। सेमिनार में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। पुलिस मुख्यालय देहरादून में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई है। सेमिनार में विशेषज्ञों ने मौजूद लोगों से सीधे संवाद करते हुए जागरूक किया। सेमिनार में डीजीपी अभिनव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राज्य भर में महिला सुरक्षा के उपाय को लेकर जोर दिया है। इस दौरान इस दिशा में उत्तराखंड पुलिस के प्रयासों की जानकारी भी साझा की गई। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री ने प्रशासन की सराहना की है। आपदा में राहत बचाव कार्य को लेकर सराहना की गई है। विनय रोहिल ने भी इस दौरान अपना वक्तव्य दिया। विनय रोहिल ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आपदा से निवारण के लिए काम ही नहीं किया। देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने आपदा में राहत बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना करी। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई, इस वजह से कई जगह पहाड़ दरक गए, सड़क टूट गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम किया गया है। जहां भी सड़कें और पुल टूटने की घटना सामने आई, तुरंत उस पुल या सड़क की मरम्मत कर दी गई है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।